गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। देखो, हमने कल पढ़ा था वो समझ में आ गया था? कल पढ़ा था। यस सर। नोट्स की बात है तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक दो दिन में। जैसे ही एक परिभाषा के मिल गया, आज दूसरा मिल जाएगा। एक एक करके संडे तक सारे नोट्स आ जाएंगे जो आज तक पढ़ा दिए। ओबीटी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधे सीधे। हम क्वेश्चनिंग से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ओबीटी हालांकि मैं लिख के भेजता हूँ, लेकिन यहाँ जिस प्रश्न से हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे हमने कल प्रश्न पढ़ा कि भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं, अब उससे रिलेटेड जो ओबीटी है, सबसे पहले देखो, एक तो है हमने जो कल चर्चा की कि भूगोल को विषय वस्तुगत उपागम के आधार पे आप अपना आंसर है, अपना आंसर वो आपके मैसेज के द्वारा दीजिए। विषय वस्तुगत उपागम के आधार पे भूगोल को वर्गीकृत करने वाले विद्वान का नाम क्या था? उपागम के आधार पर भूगोल को वर्गीकृत करने वाले, भूगोल को वर्गीकृत करने वाले विद्वान का क्या नाम था, या भूगोलवेत्ता का क्या नाम था? ठीक है, तो क्या नाम था बेटा? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा? कितनी शाखाओं में बांटा? बताइए बेटा, कितनी शाखाओं में बांटा? मैसेज लिख के बताइए। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा भाई? एक या दो? दो शाखाओं में। निखिल, दो शाखाएं कौन कौन सी थी बेटा? एक तो भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और एक थी मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ये छोटे छोटे प्रश्न है वो। अब भौतिक भूगोल क्या है हम डिटेल से पढ़ेंगे, मानव भूगोल क्या है हम परिभाषा जान चुके दोनों की, लेकिन डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या प्रश्न था कि भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल की उपशाखाओं का उल्लेख कीजिए। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की उपशाखाओं का उल्लेख कीजिए। तो पूछा कि भौतिक भूगोल की किन्हीं चार उपशाखाओं के नाम लिखिए। भौतिक भूगोल की किन्हीं चार उपशाखाओं के नाम लिखिए। तो भौतिक भूगोल की बेटा चार उपशाखाएं हमने पढ़ी: भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, जल विज्ञान। ठीक है, ऐसे ही पूछ ले मानव भूगोल की किन्हीं चार उपशाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की किन्हीं चार, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिखते जाना, राइट डाउन कर लो इन चीजों को। जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे उन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लिया करो, और वो ओबीटी में आपके होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चनिंग बेस के आधार पर ही पढ़ा रहे हैं। अब मानव भूगोल की चार उपशाखाएं, मानव भूगोल की चार उपशाखाओं में ऐतिहासिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है, ठीक है, इसके अलावा आर्थिक भूगोल है, और भी है, पर्यटन भूगोल है, ठीक है। ये सारी क्या है? मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं, मानव भूगोल के उप क्षेत्र है। ये विभाजन करने वाले विद्वान का नाम चैट बॉक्स में लिखिए, क्या नाम था विद्वान का? क्या नाम था भाई? एक ही स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहा, बताओ। एक ही स्टूडेंट। अलेक्जेंडर वारन हम्बोल्ट। हाँ बेटा, आप पढ़ोगे, आज आपने क्या पढ़ा है, आप क्लास ऑफ होने के बाद में उसको रिवाइज करोगे तभी तो मजा आएगा पढ़ने का, और रिवाइज नहीं करोगे तो मतलब ही नहीं पढ़ने का, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, तो ये चीज हमने कल पढ़ी। इसके अलावा आज जो प्रश्न है कि भूगोल में जो प्रश्न लिखाता हूं वो आप प्रश्न लिखते जाना कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता थे। तो आपका आंसर आएगा जर्मन, जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। और इन्हीं के समकालीन, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के समकालीन एक भूगोलवेत्ता, ये लिखना भूल गया, कक्षा 11
विषय भूगोल। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के ही समकालीन एक भूगोलविता हुए, जर्मन भूगोलविता जिनका नाम था, इसके समकालीन थे, नाम था कार्ल रीटर। क्या नाम था? कार्ल रीटर। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। कार्ल रीटर जो थे, उन्होंने कहा कि भूगोल जो है वो स्थानिक केंद्र या स्थानिक आधार पर केंद्रित विषय है। यानी भूगोल स्थान के बारे में बताता है। किसके बारे में? स्थान के बारे में बताता है। और अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने कहा कि जो भूगोल है, ये भूगोल किसको बता रहा है? भूगोल बता रहा है आपके सब्जेक्ट मैटर को। तो सब्जेक्ट मैटर के आधार पर उसने दो बांट दिए, भौतिक और मानवीय। और इन्होंने कहा कि भूगोल जो है वो स्थानिक बिंदुओं को बता रहा है, स्थानिक मैटर को बता रहा है। स्थानिक मैटर के आधार पे इन्होंने भूगोल को है वो प्रादेशिक उपागम में डिवाइड किया। इनका जो बिंदु था भूगोल को प्रदर्शित करने का, वो था प्रादेशिक उपागम। क्या था? प्रादेशिक उपागम। तो आपके पास में दो प्रश्न सामने आ गए कि जर्मन भूगोलवेता कार्ल रीटर ने भूगोल विषय को अध्ययन की दृष्टि से किस उपागम में विभाजित किया, या अध्ययन की दृष्टि से कार्ल रीटर ने भूगोल विषय के लिए कौन सा उपागम दिया। तो कौन सा उपागम दिया? तो आपके प्रादेशिक उपागम दिया। क्या दिया? प्रादेशिक उपागम दिया। अब प्रादेशिक उपागम में उसने जो कुछ बिंदु बताए, जैसे उप क्षेत्र बताए, तो पहला बिंदु बताया प्रादेशिक अध्ययन। प्रादेशिक अध्ययन बिल्कुल समझना कि कार्ल रीटर ने भूगोल विषय को समझाने के लिए कौन सा उपागम दिया बेटा? कौन सा उपागम दिया? प्रादेशिक उपागम। ठीक है, प्रादेशिक। आप समझोगे साहब प्रादेशिक क्या है? प्रदेश का मतलब क्या बेटा? क्षेत्र। प्रदेश का मतलब क्या है? क्षेत्र। और आपने पहले ही पढ़ा है भूगोल क्या है? एक क्षेत्रीय विज्ञान है। क्या है? क्षेत्रीय विज्ञान है, जो किसका अध्ययन करता है? क्षेत्रीय विषमताओं का या क्षेत्रीय भिन्नताओं का। समझ में आई बात? कि भूगोल क्या है? एक क्षेत्रीय विज्ञान है और ये क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करता है। और इसने कहा कि वास्तव में भूगोल का संबंध स्थान से है, तो क्यों न भूगोल इन सभी स्थानों का अध्ययन कर रहा है। और स्थानों के अध्ययन के लिए हम भूगोल को एक सब्जेक्ट मैटर में पढ़े, तो इसको हम प्रादेशिक भूगोल के रूप में पढ़ सकते हैं। प्रादेशिक भूगोल का एक पार्ट है। ठीक है, इसने सबसे पहले इस अध्ययन में क्या? प्रादेशिक अध्ययन एक उपक्षेत्र बताया। क्या बताया? प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन। अब प्रादेशिक अध्ययन कैसा हो सकता है बेटा? प्रादेशिक अध्ययन स्थूल हो सकता है, मध्यम हो सकता है और सूक्ष्म हो सकता है। तीन प्रकार का प्रादेशिक अध्ययन कैसा हो सकता है? स्थूल हो सकता है, मध्यम हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है। जैसे हम पूरे विश्व के प्रदेशों के बारे में बात करें तो प्रादेशिक क्षेत्र हमारा कैसा हो गया? स्थूल हो गया, बड़ा भूभाग हो गया। क्या हो गया? बड़ा भूभाग हो गया। और मध्यम, जैसे मान लो हम अपने राजस्थान क्षेत्र की बात करें, राजस्थान प्रदेश की बात करें, तो ये कैसा हो गया? मध्यम। और एक छोटे से एरिए, जैसे मान लो हम यहीं जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम जयपुर की बात करें, तो ये कैसा हो गया? सूक्ष्म हो गया। तो आप ध्यान रखो, भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को प्रादेशिक अध्ययन की दृष्टि से देखें तो हम तीन रूपों में पढ़ सकते हैं। एक तो बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन, एक थोड़े छोटे क्षेत्र का अध्ययन और एक सबसे छोटे क्षेत्र का अध्ययन। यानी अध्ययन को हम तीन रूपों में पढ़ सकते हैं। जैसे अब अध्ययन में क्या करोगे भाई? अध्ययन में क्या करोगे? जैसे मान लो हम जयपुर की बात करें, तो ये जयपुर के सबसे पहले स्थिति विस्तार को जानेंगे, जलवायु को जानेंगे, उच्चावच को जानेंगे, जनसंख्या प्रारूप को जानेंगे और व्यावसायिक प्रारूप को जानेंगे। तो समस्त स्थितियों को जानना
यही तो अध्ययन है प्रदेश का, यही तो अध्ययन है। यहाँ पर्यटन स्थल स्वरूप कैसा है, यहाँ पे परिवहन स्वरूप कैसा है, ठीक है, व्यवसायिक यानी आर्थिक क्रियाओं के क्या क्या बिंदु है, ठीक है, जनसंख्या का क्या विकसित स्वरूप है या विकासशील है, बस्तियां कैसी है, नियोजित है या अनियोजित है, उचावच उबड़ खाबड़ प्रदेश है या समतल मैदान है, जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्ण है या शीत है या मानसूनी है, जो भी। अब हमारी तो उष्णकटिबंधीय है, और स्थिति विस्तार कहाँ कौन से लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, विस्तार कितना है, कितने एरिया में फैला हुआ है, ये सारी बातें हम जानेंगे, ठीक है। यही ऐसे ही इसमें भी यही और इसमें भी यही, इन सभी चीजों का अध्ययन, जो मानवीय क्रियाएं हैं उनका भी और जो भौतिक क्रियाएं हैं उनका भी अध्ययन हम इस प्रादेशिक अध्ययन के दौरान क्या जानेंगे, कितने रूप में, स्थूल, सूक्ष्म और मध्यम। अब इसने कहा सब हमने जान लिया कि मान लो जयपुर है, जयपुर के समस्त जो वास्तविक अध्ययन है उसको जाना। अब इसको जानने के बाद में इसमें क्या कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रादेशिक विकास को अपनाएंगे। क्या करेंगे, प्रादेशिक विकास को अपनाएंगे। किसको अपनाएंगे, प्रादेशिक विकास को अपनाएंगे। और विकास में जो प्रॉब्लम आई या उसको दूर करने के लिए जो हमने निवारण किए या उस क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, उस प्रदेश का विश्लेषण करेंगे। उस प्रदेश का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो प्रादेशिक विश्लेषण को भी क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। विश्लेषण का मतलब यह है जो हमारा प्रदेश है उसकी समस्त घटनाओं को अध्ययन की दृष्टि से हम क्या करेंगे, सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। वो क्या है, प्रादेशिक विश्लेषण। और फिर क्या करेंगे, प्रादेशिक विश्लेषण करके और हम क्या करेंगे, प्रादेशिक योजनाओं का निर्माण करेंगे। प्रादेशिक योजनाओं का यानी हमने पहले प्रदेश का अध्ययन किया, प्रदेश में क्या प्रॉब्लम थी हमने जाना, जान करके इसके विकास तथ्यों का अध्ययन किया, विकास तथ्यों का अध्ययन किया कि प्रदेश कैसा विकसित प्रदेश है या अविकसित है। फिर हमने इसका विश्लेषण प्रस्तुत किया कि इसमें विकास है तो किस कारणों से है और विकास नहीं है तो किन कारणों से नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उस प्रदेश की विकास की योजनाओं का निर्धारण करेंगे। अब योजनाएं देखो, कोई भी प्रदेश है पूरे विश्व स्तर पे देख लो, दो ही प्रकार के प्रदेश है, या तो गांव है या नगर है, या तो गांव है या नगर है। तो यहाँ पे जो योजना बनेगी वो कैसी बनेगी, ग्रामीण योजना और या नगरीय योजना, ग्रामीण योजना या नगरीय योजना, ग्रामीण योजना या नगरीय योजना। और हम क्या करेंगे, इन योजनाओं के माध्यम से, भाई प्रादेशिक विश्लेषण है हम किसके माध्यम से करेंगे, प्रादेशिक विश्लेषण है हम विभिन्न जो तकनीक है हमारी, जैसे हम GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, GPS है, ठीक है, GIS है, GPS है, वायु या उपग्रह संचार प्रणाली है, किसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, आंकड़े कलेक्ट करेंगे। और आंकड़े कलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये सभी आंकड़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और ये प्रस्तुतिकरण है उस क्षेत्र के विकास को क्या करेगा, विकास की योजनाएं बनाने में सहायक होगा और यहाँ के विकास की वर्तमान स्थिति को क्या करेगा, हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। तो बेटा ये चीज समझ में आई क्या कि कार्ल रिटर जो है इसने कौन सा उपागम दिया बेटा, प्रादेशिक उपागम दिया। और प्रादेशिक उपागम जो है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। अध्ययन की दृष्टि से प्रादेशिक उपागम है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले कोई भी XYZ है हमारे पास में क्षेत्र है, उस क्षेत्र का हम भौगोलिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद में हम उसके विकास के स्वरूप को जानेंगे। विकास के स्वरूप को जानने के बाद में हम विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और विश्लेषण करने के बाद में हम उसके विकास की योजनाएं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, उसके विकास की योजनाएं बनाएंगे। और विकास किस प्रकार का, ग्रामीण और नगरीय, ग्रामीण और नगरीय। तो ये आप जो है राइट डाउन कर सकते हो इस चीज को। प्रश्न आपका है कि कार्ल रिटर ने
कार्ल रिटर ने कौन सा उपागम दिया? तो प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम के चरण लिखिए। तो प्रादेशिक उपागम के चरण आपके 4 चरण हैं। कौन से चरण हैं? 4 चरण हैं जिनके माध्यम से हम प्रादेशिक उपागम की प्राप्ति करते हैं। और क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो क्षेत्र छोटा है, चाहे मध्यम है, चाहे बहुत बड़ा है, उसके विकास के लिए हम योजनाएं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्षेत्र के विकास के लिए क्या बनाएंगे? योजना। और इस योजनाओं में कौन सहायता करता है? ये हमारी भौगोलिक तकनीकियां है, वो क्या करती है? सहायता करती है। जैसे आपके भौगोलिक सूचना तंत्र सहायता करता है, जीपीएस सिस्टम जो है वो सहायता करता है। इसके अलावा जो हमारे मानचित्र बनाए हुए हैं, जो कंप्यूटर आधारित मान लो या वैसे जो हमारे मानचित्र हैं वो हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, ग्लोब है वो हमारी सहायता करते हैं। यानी भूगोल की जितनी भी हमारे पास में सहायक सामग्रियां है वो उस क्षेत्र के विकास में क्या करती है? सहायता करती है। अपने भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग है, भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा भारत में मानचित्रों का निर्धारण किया जाता है। ये मानचित्र सटीक मानचित्र होते हैं और ये मानचित्र हमें सही जानकारी प्रदान करते हैं, तो ये भी हमारी सहायता करते हैं। इसके अलावा आपका भौगोलिक चिंतन जो स्वरूप है, जिसमें हम भूगोल के समस्त परिदृश्यों को विभिन्न भूगोलवेताओं के माध्यम से जानते हैं, वो भी हमारी सहायता करते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? भौगोलिक चिंतन तो पढ़ रहे हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने भूगोल की शाखाओं का वर्णन किया। भूगोल के विभिन्न भूगोलवेताओं ने भूगोल के लिए विभिन्न परिभाषाएं अपनी हमारे सामने रखी, जो हमें जानने में मदद कर रही है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो ये किसका पार्ट है? ये भौगोलिक चिंतन का ही भाग है। तो बताओ, समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो हमारे कल और आज 2 प्रश्न क्लियर हो गए कि भूगोल जो है विषय, इसको हमने अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2। एक तो कौन सा बेटा? विषय वस्तुगत उपागम। प्रश्न है, भूगोल विषय को किन जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा कितने उपागमों में बांटा गया, या जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से कितने उपागमों में बांटा गया। तो कितने उपागम है बेटा? 2 उपागम है। एक तो विषय वस्तुगत उपागम है, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें वान हम्बोल्ट ने भूगोल को 2 शाखाओं में विभाजित किया और फिर उनकी उप शाखाओं में विभाजित किया। और एक उपागम हमने आज पढ़ा है, प्रादेशिक उपागम। कौन सा उपागम? प्रादेशिक उपागम, जिसमें हमने कार्ल रिटर द्वारा किसी भी प्रदेश के अध्ययन को ही भूगोल का मुख्य आधार माना है। और ये प्रदेश का अध्ययन है वो किसी भी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करता है। भाई हमारा एरिया है, हम एरिया के बारे में जानेंगे नहीं, हमारे एरिया के बारे में हम जानेंगे नहीं कि हमारा एरिया किस स्थिति में है, तो क्या हम उस एरिया के विकास को सोच सकते हैं? क्या हम उस एरिया के विकास को सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। अरे आप पढ़ रहे हो, आप कक्षा 11 पढ़ रहे हो, आप सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपको ये पता नहीं बेटा कि कौन सा सब्जेक्ट, उसमें आपने क्या पढ़ा, किस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी रुचि है या किस सब्जेक्ट में आप अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट बहुत कम है। आपने कभी भी अपने अध्ययन में कभी इवैल्यूएशन नहीं किया, मूल्यांकन नहीं किया। हमने देखा ही नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट हम अच्छा पढ़ रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट को हम कम पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, या कौन से में नंबर कम आ रहे हैं, उसका क्या कारण है हमने जाना ही नहीं। तो हम टारगेट को प्राप्त कर लेंगे क्या? नहीं हो जाएगा कि टारगेट पार? टारगेट मिल जाएगा क्या? सर नहीं मिलेगा ना। तो वैसे ही हम किसी प्रदेश का अध्ययन ही नहीं करेंगे। मान लो हम अपने गांव की बात करें, आपके गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी नागरिक उन समस्याओं को लेकर के गांव के किसी क्षेत्र में गया ही नहीं, उसने अध्ययन ही नहीं किया,
कि गांव में क्या समस्या है, क्या विकास के स्रोत है और क्या विकास के स्रोत यहाँ पे और लाए जा सकते हैं। हमने कभी बात ही नहीं की, तो गांव तो उसी स्थिति में रहेगा जो पहले वर्षों पहले था, उसी स्थिति में आज रहेगा। अगर सरकारें विकास के आयामों के लिए क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं करवाती, क्षेत्रों की समस्याएं नहीं ढूंढती, क्षेत्रों में योजनाएं नहीं लागू करती, तो आज हमारी जो लोग, हमारे गांव, हमारे शहर, उनका उतना विकास नहीं हो पाता जितना वर्तमान में हुआ है। तो किसी भी विकास के लिए हमें प्रादेशिक अध्ययन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है बेटा? प्रादेशिक अध्ययन की आवश्यकता है। अब अगला बिंदु आता है, पुस्तक बेटा सबने ले ली क्या? किताब ले ली क्या सबने? जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, किताबें ले ली क्या बेटा आपने? किताब आपके पास में है। तो आज देखो एक बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, और इस बिंदु में मैं बात करूं तो किताब से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, उनकी चर्चा करेंगे आज। किताब में जो आपके शब्द है उनकी चर्चा करेंगे। जैसे इसमें बोला गया कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, एक बिंदु है आपके, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एक सब्जेक्ट को जानने के लिए। जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं उस विषय को जानने के लिए हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। समाकलन का मतलब है कि सभी का आकलन करना। भूगोल सभी सब्जेक्ट है, XYZ जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस के इवन उन सब का क्या करता है? समावेशन करता है। और विज्ञान और आपके सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं उनको समाहित करते हुए वो अध्ययन को क्या करता है? हमारे तक प्रेषित करता है। इतना विशालतम, इतना व्यापक विषय है जिसमें हम समस्त विज्ञानों का अध्ययन इस भूगोल विषय के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपकी बुक में कुछ लाइनें हैं, उन लाइनों को, उन शब्दों को मैं बात करूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुने। जिनके पास में बुक है वो देखो, ये बिंदु जो है, जो हमारे पढ़ाने वाले जो थे, हमने शाखाएं पढ़ा दी, परिभाषाएं पढ़ा दी, लेकिन बुक में कुछ क्लिष्ट शब्द है, उन क्लिष्ट शब्दों को भी देखना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे विषय के प्रति रुचि जागृत करेंगे, वही हमें विषय को पढ़ने में क्या करेंगे? हमारी इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। तो देखो इसमें कहा गया कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। एक बात कही गई बेटा कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषणात्मक का मतलब हमने पहले ही बात की थी। संश्लेषण का मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट का एरिया इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि यह एरिया अगर हम इसको पढ़े तो काफी समय लग जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों के भौतिक और मानवीय पर्यावरण के अध्ययन को जानना एक छोटी सी बात नहीं है पूरे विश्व के। तो हम क्या करते हैं, उस पूर्ण अध्ययन को एक छोटे से संग्रह में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र के मानवीय और भौतिक अध्ययन को जानना एक छोटे क्षेत्र के, आप अगर जयपुर का अध्ययन करो तो आपको कई दिन लग जाएंगे, ठीक है। राजस्थान का संपूर्ण अध्ययन एक एक बिंदु का भौगोलिक अध्ययन आप करो तो आपको कई वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। तो फिर भारत का करो तो आपको कई वर्ष लगेंगे, फिर आप विश्व का करो तो ये काफी बड़ा मुश्किल का काम है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अध्ययन, हम क्या है 15 से 20 मिनट या 1 घंटे में भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर लेते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक प्रदेशों का अध्ययन क्या पूर्ण हो गया? क्या ये पूर्ण नहीं हुआ। ये संश्लेषणात्मक अध्ययन है जो हमारे अध्ययन की दृष्टि से हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए या हमें सामान्य ज्ञान प्रदान करने के लिए ये अध्ययन क्या है? पर्याप्त है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमारे भौतिक प्रदेश किस रूप में है, ठीक है। ये हम सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भूगोल एक क्या है बेटा? संश्लेषणात्मक विषय है जिसमें हम
हमारे विषय के जो व्यापक अध्ययन को क्या है एक संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं, जो हमारे सामान्य ज्ञान को वर्धित करता है। भाई आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल डेप्थ तक जाने, और डेप्थ तक जानने से पहले आपको उस वस्तु के बारे में नॉर्मल जानकारी होना जरूरी है, तभी तो आप उसके बारे में आगे तक जान पाओगे। अगर आपको नॉर्मल जानकारी प्राप्त नहीं है तो आप उसके बारे में आगे नहीं जान पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो और उस व्यक्ति की सारी जीवनी आपने पढ़ ली, और आपने पढ़ा ये नहीं पढ़ा कि जिस व्यक्ति को बारे में बात कर रहे हो उसका वास्तव में नाम क्या है, नाम नहीं पढ़ा, उसकी सारी कहानी पढ़ दी, तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं, औचित्यहीन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस विषय के मुख्य अध्ययन को जानना पड़ेगा, और ये सबसे मेन है, पूरे विश्व के संश्लेषणात्मक अध्ययन को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और संश्लेषणात्मक कौन सा अध्ययन, अभी मैंने बात की है क्षेत्रीय अध्ययन। कौन से अध्ययन की बात कर रहा है, क्षेत्रीय अध्ययन। आगे बोल रहे हैं कि जैसे इतिहास कालिक संश्लेषण का विषय है, कालिक संश्लेषण का विषय है। काल यानी इतिहास की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके और वर्तमान तक के जो हम कालों को पढ़े इतिहास में, वैसे मानव की उत्पत्ति और मानव के काल से, प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करते हैं और वर्तमान तक ले आते हैं। लेकिन इसमें भी हम पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यह अध्ययन बहुत बड़ा होगा, यह अध्ययन बहुत बड़ा होगा। क्योंकि हम छोटी सी बात करें, अभी हमने वही उदाहरण लिया था, दोबारा इतिहास के संदर्भ में लेते हैं कि राजस्थान के राजपूत राजाओं की हिस्ट्री हम पढ़े, फिर आधुनिक हिस्ट्री पढ़े, राजस्थान के जो मुगल काल के समय जो क्या स्थिति थी वो पढ़े, ठीक है, इससे पहले मराठाओं के समय क्या स्थिति थी वो पढ़े, ठीक है, इससे पहले जो आक्रमणकारी उनकी स्थिति क्या थी वो पढ़े, तो हमें काफी समय लगेगा। तो ये बोल रहा है इतिहास कालिक संश्लेषण का विषय है, जो हमें संपूर्ण प्राचीन घटनाक्रम को संक्षिप्त रूप में हमारे तक प्रेषित करता है। तो बताओ, ये एक चीज समझ में आ गई, भूगोल कैसा है बेटा, संश्लेषणात्मक विषय है जो हमें समग्र ज्ञान को प्रदान करता है, संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करता है, लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में संपूर्ण ज्ञान को। इसके बाद में आपके एक लाइन आई कि जो हमारा भूगोल का अध्ययन है ये आज वर्तमान में इस प्रकार से जो हमारा सब्जेक्ट एरिया है वो फैल गया है कि पूरा विश्व जो है वो क्या बन गया बेटा, वैश्विक ग्राम, यानी विश्व ग्राम बन गया है। विश्व ग्राम कैसे बना, वैश्विक ग्राम की संकल्पना साकार हुई है, कैसे हुई है, देखो वैश्विक ग्राम की संकल्पना साकार होने का मतलब है कि विश्व ग्राम आज जितने भी हमारे भौगोलिक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जो है डेवलप हुए हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र डेवलप हुआ है, आपके संचार प्रणाली डेवलप हुई है, उपग्रह संचार प्रणाली का विकास हुआ है, तो विश्व में किसी भी क्षेत्र में बैठा व्यक्ति है उससे हम संपर्क कर सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने की जानकारी हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। हमारे परिवहन स्रोत इतने विकसित हो गए हैं कि हम अपना विकास कर सकते हैं। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। और बोर्ड साफ दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। यस सर। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आपको? नहीं सर। संश्लेषणात्मक अध्ययन समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। विश्व ग्राम की संकल्पना का मतलब है कि पूरा विश्व एक गांव है, और पूरा विश्व एक गांव कब बन पाया है, जब हमने भूगोल के समस्त अध्ययन को क्या किया है, समाहित किया है। बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है वो हमने डेवलप किए हैं, विज्ञान ने काफी विकास किया है। तो विश्व के किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम अमेरिका के क्षेत्र की बात करें, चाहे भारत की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम समस्त भाग में क्या है जैसे बोले कि हम वायु परिवहन माध्यम से इसकी दूरी लगभग 30 से 35 घंटे है, जब पूरे विश्व में हम जा सकते हैं, और संचार माध्यम से मात्र 1 मिनट में हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में जुड़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। तो भौगोलिक सूचना तंत्रों का विकास हुआ है,
उपग्रह संचार प्रणाली का विकास हुआ है, जिसने क्या किया है, वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। और ये सभी कब हुआ है, जब भौगोलिक अध्ययन हुआ। देखो आदिकालीन मानव था, उसकी बात करूं तो विश्व उसका वही था जहां वो रह रहा है, यानी उसका संसार वही था जहां रह रहा है। ठीक है, जैसे जैसे विकास हुआ आपके औपनिवेशिक पूर्व काल, जिसमें नाविकों ने, जो पश्चिमी यूरोपीय नाविकों ने विश्व के विभिन्न भागों की खोज करने के लिए यात्राएं की। अब जो उन्होंने यात्राएं की तो उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों को जाना, खोजा। फिर उपनिवेश काल, उन लोगों ने ही क्या किया, विभिन्न भागों में जाकर के और व्यापार की मंशा से अपने जो यात्राएं की और उन भागों को विश्व के विभिन्न भागों से जोड़ा व्यापार की दृष्टि से। फिर औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों में राज किया। और फिर अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक काल समाप्त हुआ तो जिन लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों को देखा नहीं था, उन लोगों ने अपने विभिन्न जो आक्रमणकारी थे उनके द्वारा किए गए विकास के माध्यम से बहुत सारे प्रदेशों को जाना कि ये प्रदेश भी थे जिन्होंने यहाँ आकर के हमारे क्षेत्र में राज किया। धीरे धीरे उनका जो विकास था वो और बढ़ता गया। और वर्तमान स्थिति में देखें तो हमने ये जाना कि पूरे विश्व है, विश्व में देखें 7 महाद्वीप है, बहुत सारे देश है, सभी देशों में नागरिक निवास करते हैं और वर्तमान में सभी देशों में व्यापारिक संबंधों का भी क्या हुआ, विकास हुआ। तो ये क्रियाएं उत्तरोत्तर चलती रही है, उत्तरोत्तर चलती रही है। उत्तरोत्तर का मतलब है लगातार स्टेप बाय स्टेप चलती रही है। अब हम बात करें, ये बोल रहा है कि भूगोल जो है प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का अंतरापृष्ठ है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का अंतरापृष्ठ है। तो भूगोल एक प्राकृतिक और सामाजिक, ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखना, भूगोल प्रश्न आ जाए कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का अंतरापृष्ठ है, अंतरापृष्ठ है। देखो भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का अंतरापृष्ठ कैसे है, भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का अंतरापृष्ठ कैसे हैं। तो सीधी सी बात करें, प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन से विज्ञान आए आपके, प्राकृतिक विज्ञान है उसमें आपके जल विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, सामुद्रिक विज्ञान है, मृदा विज्ञान है जो हमारी प्रकृति से रिलेटेड है। ठीक है, आपके सामाजिक विज्ञानों में कौन से विज्ञान आए, ऐतिहासिक विज्ञान है, ठीक है, आपके सामाजिक विज्ञान है, सांस्कृतिक विज्ञान है, ठीक है, आर्थिक विज्ञान है। ये सभी जो देखो इसमें प्राकृतिक विज्ञान हमने पढ़ा अभी जस्ट वान हम्बोल्ट की शाखा थी भौतिक भूगोल, उस भौतिक भूगोल में रिलेटेड जो भी आपकी शाखाएं थी वो किससे रिलेटेड है, प्राकृतिक विज्ञान से। ठीक है, और सामाजिक भूगोल की शाखाएं थी जो सामाजिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, ये किससे रिलेटेड है, हमारे सामाजिक विज्ञानों से रिलेटेड है। अब सामाजिक विज्ञान में हम किस किस को पढ़ते हैं, भाई 10th क्लास में आपने किस किस को पढ़ा है, कक्षा 10 में आपने किस किस को पढ़ा है, तो कक्षा 10 में आपने पढ़ा है एक तो अर्थशास्त्र पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है राजनीतिक विज्ञान, एक तो पढ़ा है अर्थशास्त्र, एक आपने पढ़ा है कक्षा 10 में राजनीतिक विज्ञान, एक पढ़ा है इतिहास, एक पढ़ा है भूगोल। तो बेटा ये क्या है, सामाजिक विज्ञान है। और इसमें सभी का अर्थशास्त्र हमने क्या लिया, आर्थिक भूगोल, ठीक है, और राजनीतिक से राजनीतिक भूगोल, ठीक है, इतिहास से ऐतिहासिक भूगोल, और भूगोल हमारा है। ठीक है, यहां प्राकृतिक विज्ञानों में भी वही प्राकृतिक विज्ञान,
जो हमारी प्रकृति में जो भी जो भौतिक तत्व है उनसे जुड़े हुए, जलवायु विज्ञान पढ़ते ना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। ये इससे जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं, इससे जुड़े हुए मतलब प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के बीच में अंतरापृष्ठ कौन है? भूगोल है। इस चीज को हम कैसे जान पाए? क्योंकि सभी प्राकृतिक विज्ञान भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक पर्यावरण का। किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक पर्यावरण का। किसके अंतर संबंध के रूप में? मानवीय पर्यावरण के अंतर संबंध के रूप में हमने पढ़ा कि किसका अध्ययन करेंगे? क्षेत्रीय रूप का। अब ये क्षेत्रीय रूप भौतिक पर्यावरण से रिलेटेड है, और भौतिक पर्यावरण किसका? पृथ्वी का। भाई पृथ्वी का वर्णन तो करेंगे, पृथ्वी पे ही तो क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। भाई पृथ्वी पे क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है। और फिर हम बात करें सामाजिक, तो समाज किस पे है? इस पृथ्वी पे। समाज किस पे है? ये इस पृथ्वी पे। तो प्राकृतिक विज्ञान भी किससे रिलेटेड है? भूगोल से। और सामाजिक विज्ञान भी किसके रिलेटेड है? भूगोल से। तो दोनों का बीच का बिंदु कौन हो गया? भूगोल। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतरापृष्ठ के रूप में हम किसको पढ़ते हैं? भूगोल को पढ़ते हैं। तो भूगोल एक ऐसा विषय है, ऐसा समग्र विषय है जिसमें हम हमारे सारे फिजिकल कंसेप्ट या फिजिकल जो हमारे प्राकृतिक जो विषय है उनको, और सामाजिक विज्ञान के विषय है उनको, दोनों को पढ़ते हैं। दोनों में अंतर संबंध स्थापित कौन कर रहा है? भूगोल कर रहा है। बताओ बेटा, समझ में आया क्या? भाई आपको ये लाइन समझ में आ गई कि यस या नो? यस सर। सुमित, यस सर। समझ में आ गई? अगर आपको कोई पूछ Yes, ले, आपको कोई पूछ ले कि साहब बताओ कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच में भूगोल अंतरापृष्ठ कैसे? अंतरापृष्ठ का मतलब होता है बीच का बिंदु, कैसे है? तो इसका क्या आंसर दे पाओगे आप? बताइए बेटा, क्या आंसर दोगे? सुमित, सुमित, अरे हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आंसर देना है बेटा। इसका मतलब समझ में नहीं आया? प्रिया, प्रिया बेटा समझ में आ गया क्या? यस सर। तो क्या आंसर दे पाओगे यस बेटा? सर। क्या आंसर दोगे? प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जलवायु विज्ञान, जीव विज्ञान इनका अध्ययन किया जाता है, तथा सामाजिक विज्ञान के अंदर अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान इनका अध्ययन किया जाता है, जो भूगोल के ही पार्ट होते हैं। हाँ, जो भूगोल के पार्ट है। यानी ये दोनों जो है वो किसमें? भूगोल में अध्ययन की जाती है। दोनों के अध्ययन के लिए हमें किस अध्ययन को पढ़ना किस विषय के अध्ययन को करना पड़ेगा? भूगोल विषय के अध्ययन को करना पड़ेगा। ये दोनों की दोनों भूगोल विषय में सम्मिलित है, ठीक है। तो ये अंतरापृष्ठ हो गया। जैसे हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच का बिंदु था जीव भूगोल। प्रश्न आता ना कि जीव भूगोल भौतिक और मानव भूगोल का अंतरापृष्ठ है। तो कैसे है? कि भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, इन दोनों के बीच में कौन सा पर्यावरण आ गया? जैविक पर्यावरण, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति आदि आते हैं। तो बेटा 3 प्रश्न क्लियर हो गए। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है भूगोल ने वर्तमान में वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। और तीसरा, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के अंतरापृष्ठ में भूगोल का अध्ययन करते हैं। ये 3 चीजें आपने पढ़ ली, कंफर्म? यस सर। बेटा ओके, क्लास Yes. ड्रॉप होने वाली। और कुछ पूछना है बेटा? ठीक है बेटा, नोट्स की बात है, नोट्स आ जाएंगे आपके पास। जो पढ़ा रहा हूँ सामने से लिखते रहो। सर नोट्स क्लियर ही नहीं दिख रहे थे। नोट्स क्लियर नहीं दिख रहे थे, मैं दोबारा भेज दूंगा आज उनको, है ना? ओके सर। ठीक है बेटा, हाँ कोई सर। भी प्रश्न है तो